फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। स्टूडेंट, आज हम मोशन इन प्लेन क्लास 11th का ये चैप्टर नंबर 4 है। एनसीईआरटी के थ्रू चैप्टर नंबर 4 है, मोशन इन प्लेन पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने डायमेंशन चैप्टर को क्लियर किया था, डायमेंशन को पढ़ाया था। आज हम मोशन इन प्लेन पे डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसमें शायद कई वीडियो बनाने पड़े, इसके कई पार्ट बनाने पड़े, क्योंकि एक वीडियो अगर हम इसका बनाते हैं या 2-3 वीडियो में कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसलिए इसमें हमको काफ़ी इसके पार्ट करने पड़ेंगे, ताकि ये वीडियो का थोड़ा सा जो कहते हैं थोड़ी छोटी छोटी वीडियो रहे, टाइमिंग उसकी कम रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन प्लेन क्लास 11th पार्ट फर्स्ट। ये क्लास 11th के सिलेबस से रिलेटेड है और इसमें से वो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है जो क्लास 11th के सिलेबस से रिड्यूस किया गया है। सिर्फ मैंने उसी टॉपिक पे डिस्कस किया है जो क्लास 11th में दिया हुआ है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। मोशन इन प्लेन में शुरुआत हम करते हैं क्वांटिटीज़ से। सबसे पहले हम समझते हैं हमारी क्वांटिटीज़ क्या होती है। मैंने पिछले क्लास से भी जो वीडियो बनाया था, पिछला कुछ वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्वांटिटीज़ पर क्लियर डिस्कशन किया था। यहाँ पर हम शॉर्टकट में ही समझते हैं कि क्वांटिटीज़ क्या होती है। क्वांटिटीज़ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसा कह सकते हो आप ऑब्जर्वेशन जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हो, जिसमें मेजरमेंट पॉसिबल होती है, वो क्वांटिटीज़ होती है। जैसे क्या है, लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट पॉसिबल है, हम बता सकते हैं कि लेंथ 3 मीटर है, 4 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर कितना है। लेंथ पॉसिबल है, इसका मतलब क्वांटिटीज हमारी क्या होती है, लेंथ हो सकती है, स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, मास हो सकता है, टाइम हो सकता है। मतलब आप जिसका जिसका मेजरमेंट कर सकते हो वो सब क्वांटिटीज होते हैं। और क्वांटिटीज़ के साथ मैंने बताया था कि कुछ हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, कुछ डिराइव क्वांटिटीज़ होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कुल 7 होते हैं एसआई सिस्टम के थ्रू, और डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। डिराइव क्वांटिटी के कोई बताए नहीं गए हैं, ये बताया नहीं जा सकता क्योंकि इसकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो डिराइव क्वांटिटी के लिए कोई एक काउंटिंग फिक्स नहीं की गई है कितनी डिराइव क्वांटिटी होती है, लेकिन हाँ फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है और इसी क्वांटिटी पर हमारी डिराइव क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो चलिए समझते हैं। हमने जान लिया कि क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो सकता है। अगर हम क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो हमने क्वांटिटी को कुल 2 पार्ट में डिवाइड किया। समझते हैं कौन कौन से 2 पार्ट क्वांटिटी के बनते हैं। पहला हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, पहले हमको इसको डिस्कस करना होगा। स्केलर क्वांटिटी का मतलब, इसको हमने क्लास 9th में भी थोड़ा पढ़ा था। स्केलर क्वांटिटी मीन्स ऐसी कोई क्वांटिटी जिस क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड दिखाई देता हो। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत होती है कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो एक मेजरमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो हमारी मैग्नीट्यूड होती है। जैसे हमने कह दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो जो आप 3 मीटर पर सेकेंड ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो देखते हो, यही वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। जैसे किसी का लेंथ हमने कह दिया 4 मीटर है, 4 मीटर, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिखती है ये मैग्नीट्यूड होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में सबसे पहली चीज़ की मैग्नीट्यूड पता होता है, और मैग्नीट्यूड तो पता होगा भी, क्योंकि क्वांटिटी का मतलब ही हुआ जिसका मेजरमेंट आप होता है, और क्वांटिटी के ये पार्ट हैं, तो जिसका मेजरमेंट हो वो क्वांटिटी हो, तो एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो हमको पता होगा अगर वो क्वांटिटी का पार्ट है तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं तो इसमें किसी तरह के डायरेक्शन को क्लियरिटी नहीं बनती है, मतलब हम कह सकते हैं नो डायरेक्शन। इसमें हमको डायरेक्शन नहीं पता चलता है कि किस डायरेक्शन में ये मेजरमेंट हो रहा है, इसका हम पता नहीं लगा पाते हैं। और अगर हम थर्ड इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये सेटिस्फाई बाय द सिंपल मैथमेटिक्स। ये क्वांटिटी हमेशा सिंपल मैथमेटिक्स से सेटिस्फाई होती है। मतलब आपने जो अब तक की मैथमेटिक्स नॉर्मली पढ़ा है, 2 + 2 = 4, 3 + 2 = 5, जो एक सिंपल सी आप मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो, उस सिंपल मैथमेटिक्स के रूल से ये क्वांटिटी जो होती है वो सेटिस्फाई होती है। तो ये स्केलर क्वांटिटी का पार्ट हुआ। अगर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड तो होगा ही, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, क्वांटिटी कहीं आती है तो मैग्नीट्यूड होता है।
हाँ, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें डायरेक्शन का हम जिक्र करते हैं, बताते हैं किस डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट सी बात आप ये याद रखिएगा कि कोई अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वो सिंपल मैथमेटिक्स से सेटिस्फाई नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक नए रूल को हम अप्लाई करते हैं, जिस रूल को हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं, कि वो रूल हमारा क्या होता है, वेक्टर मैथमेटिक्स आप हम सिंपली लिख दे रहे हैं, मतलब वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के रूल से ये सेटिस्फाई होता है। आप ये समझिएगा, आगे जाकर के हमको पूरे वेक्टर का एक ब्रांच पढ़ना होता है। रीजन क्या होता है? रीजन बड़ा सिंपल है कि वेक्टर क्वांटिटी अपने अंदर डायरेक्शन रखता है, जिसके वजह से उसके ऊपर सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं हो पाती है। जिस मैथमेटिक्स को हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं क्लास 11th के लिए, वो हमारे लिए नई चीज़ होती है और वो मैथमेटिक्स हमको सीखना होता है। मतलब वेक्टर के लिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ हमको सीखना पड़ता है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी को इस चैप्टर में डीप में बताया गया है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जिस मैथमेटिक्स से सेटिस्फाई होती है वो सिंपल होती है, और सिंपल मैथमेटिक्स आप पढ़ते आते हो। तो यहाँ पर हमको वेक्टर मैथमेटिक्स को क्लियर कट पढ़ना होता है कि क्या होती है वेक्टर मैथमेटिक्स। चलिए समझते हैं आगे। तो ये हमारे पास वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी हुआ। एक बार हम बोल देते हैं वे स्केलर क्वांटिटी का, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर स्केलर क्वांटिटी। रिपीट करते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन नो डायरेक्शन, उसके अंदर कोई डायरेक्शन ना हो, वो स्केलर क्वांटिटी हुआ। अगर हम एग्जांपल की बात करें कौन कौन से इसके अंदर में आएंगे, तो मास, मास में आप डायरेक्शन नहीं देख पाते हो, स्केलर क्वांटिटी का हम एग्जांपल बता रहे हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी आप डायरेक्शन को नहीं देख पाते हो कि क्या डायरेक्शन है। ऐसे हम बात करते हैं डेंसिटी, डेंसिटी में भी हम डायरेक्शन नहीं देख पाते हैं। टाइम, टाइम का अपना कोई डायरेक्शन नहीं हो पाता है। इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी के हमारे पास कई एग्जांपल, स्केलर क्वांटिटी कई एग्जांपल होते हैं जहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिखाई देता है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, जानते हैं आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसमें एक डायरेक्शन दिखाई देती है। वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी एक डायरेक्शन होती है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी क्या रखता है, डायरेक्शन रखता है। फोर्स, फोर्स का अपना एक डायरेक्शन हो पाता है। ऐसे ही मोमेंटम, मोमेंटम का भी अपना एक डायरेक्शन होता है। इस तरह से हमारे पास स्केलर क्वांटिटी के, वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल होते हैं। तो हमको समझ में आया कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं। अगर आप इसके बीच में एक डिफरेंस देखना चाहें कि इनके बीच में कौन कौन से डिफरेंस बनते हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के लिए, तो चलिए झटके से हम लोग थोड़ा इनके बीच का एक डिफरेंस क्लियर कर लिया जाए कि इनके बीच में कैसे कैसे डिफरेंस बनते हैं। हम एक छोटा सा ये ग्राफ बनाते हैं और शॉर्टकट में आपको इसके बीच का डिफरेंस एक बता देते हैं, ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी रहेगी वेक्टर और स्केलर को लेकर के ज़्यादा। तो समझते हैं। सबसे पहले हमने इधर दिखाया स्केलर क्वांटिटी, क्या होते हैं स्केलर, और इधर में हमने किया वेक्टर। आप डिफिनीशन समझ गए हो, इसलिए आपको इसके बीच का डिफरेंस समझना आसान होगा। सबसे पहला चीज़, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी में क्या होता है, तो हैव ओनली ओनली मैग्नीट्यूड। ये रखता क्या है, केवल एक मैग्नीट्यूड को रखता है स्केलर क्वांटिटी। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी है बोथ, ये क्या करते हैं, ये दोनों रखते हैं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है एंड डायरेक्शन भी होता है, एंड डायरेक्शन, ये इसके पास ये दोनों होते हैं। अगली अगर हम इसके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उस स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो चेंज करता है, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड चेंज करती है। स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसके मैग्नीट्यूड चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंज, ये स्केलर क्वांटिटी तब चेंज कर जाता है जब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करती है। और ये ऐसा कुछ टफ सा बात नहीं, स्केलर क्वांटिटी डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो स्केलर क्वांटिटी हमारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो ये क्या करता है, ये चेंज करता है। इफ कब चेंज करता है, जबकि इसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड चेंज कर जाती है, इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या करे, चेंज करे। तो ये ऐसा कुछ टफ सा नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कब चेंज करे,
करेगी। तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज तब करेगी, ये चेंज तब करेगा जब किसका दोनों चेंज होगा, क्योंकि इसके पास दोनों चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है, एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं, वो आप इसको समझ सकते हो। दूसरी चीज़ स्केलर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट बात, इसको आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी सेटिस्फाई बाय द अलजेब्रा, अलजेब्रिक जो लॉ होती है, ऑर्डिनरी लॉ जो होती है, उस ऑर्डिनरी लॉ से ये क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो हम कहते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा, ये अलजेब्रा के सिंपल जो अलजेब्रा की मैथमेटिक्स होती है, ऑर्डिनरी जो रूल होती है, उससे सेटिस्फाई होता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं इनके लिए एक स्पेशल लॉ फॉलो की जाती है, ये किसी भी सिंपल लॉ से सेटिस्फाई नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल लॉ को फॉलो करते हैं ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हम कहते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के ये एक स्पेशल लॉ से सेटिस्फाई होता है। तो हमने समझा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं कि इसको हमको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी हम भी थोड़ी सी डिस्कशन इस पे कर लेते हैं। ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप वेक्टर क्वांटिटी, अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी, जैसे दिस इज ए एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसका मेजरमेंट किया गया है। तो ए हमारे पास एक लिख दिए हमने कि ये हमारे पास क्या होता है, एक तरह की क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा एक एरो सिंबल लिया गया, दिस एरो इज कॉल्ड वेक्टर, इस एरो को हमने कहा वेक्टर। ये इसका हेड होता है, ये इसका टेल होता है। हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये हेड जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज ए मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को बताता है लेंथ। अब क्या हुआ, ये एक वेक्टर हुआ, चूंकि इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, सो एरो एक तरह का वेक्टर हुआ। अब ये एरो अगर वेक्टर है और एक क्वांटिटी है तो आप दोनों को मिला दें, दोनों को मिलाएंगे तो ए के ऊपर क्या लग जाएगा, एरो, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम सिंपली समझ लिए कि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी नंबर के ऊपर, किसी क्वांटिटी के ऊपर अगर आप एरो लगा देते हो तो वो क्वांटिटी बन जाती है। एरो क्या है, इस एरो में ये जो पोर्शन दिखाई देता है दिस इज ए हेड, ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं टेल, और हेड रिप्रेजेंट किसको करता है, डायरेक्शन को करता है, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने की वजह से इस एरो को हम बोलते हैं कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया वेक्टर क्वांटिटी को, हम ये समझ गए। अब हमको समझना है टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम समझ लेते हैं। तो समझिए शुरुआत का इंट्रोडक्शन हम लोग का वेक्टर का कंप्लीट होता है। तो अब देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बुक वगैरह में 10, किसी किसी बुक में 6, किसी किसी बुक में 5, इस तरह से दिए रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके टाइप्स हैं उस पर तो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर का। एक बात और हम कहेंगे स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस वेक्टर के जो टाइप्स होते हैं उसके जो डिफिनीशन होते हैं उसको वो लर्न करने शुरू करते हैं। यदि आप क्लास 10th आपने लर्न किया है फिजिक्स या साइंस को तो हम मान सकते हैं कि शायद वो लर्न करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये तो नहीं कहेंगे कि ये सही तरीका है, लेकिन हाँ बच्चे करते हैं, लर्न करके एग्ज़ाम दिया जा सकता है। लेकिन ये मेथड आप क्लास 11th में अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्लास 11th इतना लेंदी कोर्स हो जाता है कि इसके लिए आपकी समझ होनी चाहिए, इसके लिए लर्निंग होनी चाहिए, इस पे आपकी समझ अच्छी पकड़ बननी चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि हर टॉपिक को समझते चलिए, लर्न करने से ज़्यादा बेहतर ये तरीका होगा। अगर आप लर्न करते हैं तो आप सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं और ना ही इसमें मार्क्स पाने की गारंटी हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। हम बात करते हैं अब इक्वल वेक्टर का। इक्वल वेक्टर को आप ऐसे समझिए, वेक्टर क्या है, सिंपली आप बात करते हैं वेक्टर क्या है। तो हमने अभी पढ़ा वेक्टर वो है जिसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, हमने अभी पढ़ा। अब आप इस मैग्नीट्यूड से पूछिए क्या आप इक्वल हो सकते हो, तो मैग्नीट्यूड कहेगा यस मैं इक्वल हो सकता हूँ किसी के साथ।
अब पूछिए इस वेक्टर डायरेक्शन से कि डायरेक्शन क्या है, आप भी इक्वल हो सकते हो, तो डायरेक्शन कहेगा यस मैं भी इक्वल हो सकता हूँ किसी के साथ। मतलब मैग्नीट्यूड के लिए भी ये इक्वल वर्ड सुटेबल बैठ रहा है, डायरेक्शन के लिए भी ये इक्वल वर्ड सुटेबल हो रहा है। इसका मतलब डिफिनीशन क्या होगा, ये इक्वल किसके लिए लगा होगा, ये इक्वल अगर वेक्टर के साथ लगा है तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिए लगा होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो वो क्या कहलाएगी, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। टू वेक्टर आर सेड टू बी द इक्वल वेक्टर, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए, देन क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी बोथ आर इक्वल, मतलब ए इक्वल टू बी आप करोगे क्योंकि दोनों के क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो आप याद रखिएगा कि वेक्टर इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड और जिनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब किसी क्वांटिटी के क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये इक्वल होती है, मतलब ए इक्वल टू बी आप कह सकते हो। तो आप ऐसे इस वेक्टर से ही क्वेश्चन कर लीजिएगा कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है, ये क्या दोनों सुटेबल हो रहा है पीछे वाले वर्ड के लेकर हो रहा है, तो ठीक है, वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल वेक्टर। अब हम बात करते हैं दूसरा इक्वल वेक्टर के बाद सेकेंड हम वेक्टर पर आते हैं, ये हमारा होता है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, अगर हम निगेटिव वेक्टर की बात करें तो सबसे पहले आप पकड़ लीजिए वापस से फिर वेक्टर को। वेक्टर का मतलब क्या, जहाँ मैग्नीट्यूड हो और जहाँ डायरेक्शन हो, ये वेक्टर हुआ। अब आप पूछिए मैग्नीट्यूड से, क्या तुम निगेटिव हो सकते हो, मैग्नीट्यूड कहेगा नहीं। किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड मेजरमेंट क्वांटिटी निगेटिव कैसे हो सकता है, तो ये कहेगा नो नो नो, मैं निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। मैं अगर 5 kg हूँ तो -5 kg बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर आप डायरेक्शन से पूछिए क्या तुम निगेटिव हो सकते हो, तो डायरेक्शन कहेगा यस, मैं अपोजिट हो जाऊँ तो मैं निगेटिव हो जाऊँगा। इसका मतलब कि ये निगेटिव वर्ड किसके लिए जुड़ा होगा, ये निगेटिव वर्ड जुड़ा होगा डायरेक्शन के लिए। अच्छा, इस तरह के वेक्टर को याद रखिएगा कि निगेटिव वेक्टर कहने के साथ साथ हम एक और वेक्टर इसको नाम देते हैं, दिस इज अपोजिट वेक्टर। ये क्या कहलाता है, अपोजिट वेक्टर कहलाता है। तो हम इसको निगेटिव या फिर अपोजिट वेक्टर कहते हैं। ऐसे कोई भी दो वेक्टर जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, कहा ना मैग्नीट्यूड ने कहा कि यस मुझे सेम ही रहना, मैं निगेटिव नहीं हो सकता, तो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाए, जस्ट अपोजिट हो जाए एक दूसरे की, तो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, दिस इज अ वेक्टर ए, देन ये कहलाएगा वेक्टर में -a। ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होंगे। अगर आप इसको b कहते हो तो आप कह सकते हो वेक्टर a जो होगा वो अपोजिट होगा किसके, वेक्टर b के, मतलब a या -a कर दिया, -a को अगर हम b मानते हैं तो b की वैल्यू -a के इक्वल होगा, ये अपोजिट वेक्टर होगा। डिफिनीशन क्या हो जाएगा, द निगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज another vector having a same magnitude but having an opposite direction। याद रखिएगा डिफरेंट डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के ठीक अपोजिट में ये डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, देन वेक्टर इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर। ओके, हम आते हैं थर्ड वेक्टर पर। थर्ड वेक्टर हमारा क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, सिंपल वेक्टर, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का मॉडुलस हम कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या, आप क्या समझते हो, दिस इज अ क्वांटिटी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को, ये हमारा हो जाता है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी के ऊपर ये क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है वेक्टर। अगर ये वेक्टर है, ये आया ना, तो इसने ही किसको बताया, डायरेक्शन को बताया, लेकिन ये किसको बता रहा था, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा था। मैग्नीट्यूड का मतलब आप किससे ले रहे हो, मॉडुलस से ले रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम कह दें मैग्नीट्यूड क्या है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मॉडुलस होगा, आप यहाँ से डायरेक्शन हटा दो, सिर्फ मॉडुलस की बात कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही तो हमारा मॉडुलस है, इसी के ऊपर हमने एरो लगा दिया तो डायरेक्शन हो गया, वेक्टर हो गया था। तो ये क्या हुआ, मॉडुलस की अगर हम बात करें तो हमने इसके ऊपर से क्या किया, एरो हटाया, ये मॉडुलस हुआ। लेकिन इसको देखकर आप अब ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये स्केलर है या मॉडुलस ऑफ वेक्टर है, तो ज़्यादा बेहतर क्या हो जाता है कि आप वेक्टर ए को रहने दो और इस पर एक मॉडुलस का सिंबल लगा दो, दिस इज अ मॉड सिंबल, यही मॉडुलस हमारा होता है। तो ये देखिए
वेक्टर ए के मॉडुलस को आप ए लिख सकते हो, लेकिन ए से थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि स्केलर की बात हो रही है वेक्टर की बात हो रही है। तो हम अगर वेक्टर के ऊपर ये मॉड ऐसे कर देते हैं तो ये क्लियर होता है कि दिस इज अ मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर का सिंबल होता है। मतलब किसी वेक्टर के डायरेक्शन को हटा करके आप उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो देन आप वेक्टर के मॉडुलस की बात कर रहे हो। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक नंबर 4। अगर हम 4 टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को समझते हैं। यूनिट वेक्टर, अब आप वेक्टर के साथ बात करिए, वेक्टर के साथ क्या क्या होगा। वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। अब आप दोनों से क्वेश्चन करिए, मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है तो ये कहेगा यस यूनिट हो, सॉरी मैग्नीट्यूड यूनिट हो सकता है तो ये कहेगा यस मैं यूनिट तो हो सकता हूँ, मेरी वैल्यू 1 हो सकती है, वैल्यू है ये। डायरेक्शन से पूछिए क्या आप यूनिट हो सकते हैं तो डायरेक्शन की वैल्यू 1 बिल्कुल सुटेबल नहीं है। डायरेक्शन 1 कैसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 30 डिग्री 45 डिग्री समथिंग हो सकता है, 1 कैसे हो सकता है। तो डायरेक्शन कहेगा नहीं मैं 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप डिफिनेशन दोगे तो कैसे दोगे, वेक्टर क्वांटिटी, जिस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड को भी हमने बताया, मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड से। किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मॉडुलस कितना हो जाए, 1 हो जाए, देन क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और इन सबको, इस पूरे चीज को हम एक अगर सेंटेंस में लिखे, एक वर्ड में लिखे तो हम क्या लिखेंगे, ये, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का ये एक स्पेशल सिंबल बना दिया गया। किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर यूनिट ऐसे लगा दिया गया, समझ जाइए कि इस वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, इस वेक्टर की वैल्यू 1 होगी अगर कहीं यूनिट वेक्टर हो गया तो हमने पूरा इस चीज को मॉडुलस ऑफ यूनिट, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1, इस कंप्लीट को हमने एक लाइन में क्या लिख दिया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का बन जाता है इस तरह से, फार्मूला भी हमारा बन जाता है वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो ये यूनिट वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है। यूनिट वेक्टर का अगर आप डिफिनीशन देखते हो, अब a unit vector is a vector of a unit magnitude, vector of a unit magnitude draw in the direction of given vector। किसी वेक्टर क्वांटिटी की जब मैग्नीट्यूड 1 हो जाती है देन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वही हमारी क्या होती है, यूनिट वेक्टर बनती है। यूनिट वेक्टर के साथ हम आते हैं कुछ और वेक्टर पर। हमने निगेटिव इक्वल वेक्टर देखा, अपोजिट निगेटिव वेक्टर देखा, यूनिट वेक्टर देखा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर देखा। ऐसे ही हम वेक्टर के कुछ और टॉपिक पर आते हैं, कुछ और टॉपिक को समझते हैं। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी का ये कौन सा नंबरिंग था जो हमने बताया था, 4 था। हम समझते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर पे हमने एक वेक्टर लिया जिससे कोलिनियर वेक्टर, और ये इंपॉर्टेंट वेक्टर होती है, इसको समझना होगा। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है कोई एक ऐसा वेक्टर जो समझ ही रहे, कोलिनियर वेक्टर जब एक दूसरे के कोलिनियर हो तो वो क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर। द वेक्टर विच आइदर एट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कोई वेक्टर कोलिनियर का मतलब समझिए कि हर वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो वेक्टर कोलिनियर होगा। पैरेलल कब हो सकता है, हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया ये ए, इसके पैरेलल में हमने ये वेक्टर ड्रॉ किया, लेंथ की बात नहीं हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कोलिनियर पैरेलल होना चाहिए। ये पैरेलल है एक दूसरे के। हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया ये, एक वेक्टर उसी के साथ हमने ड्रॉ कर दिया ये, अब भी ये पैरेलल है, ये क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया ये, उसी के साथ एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया ये भी हमारे क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। या हमने एक वेक्टर ये ड्रॉ किया, एक वेक्टर ये ड्रॉ किया, अब भी ये क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या, एंगल की वैल्यू या तो 0 डिग्री होनी चाहिए या तो एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए, मतलब पैरेलल का कंडीशन, पैरेलल की कंडीशन में दिखनी चाहिए। अगर 0 डिग्री हो जाए तो हम इस तरह के कोलिनियर वेक्टर के लिए एक नाम देते हैं लाइक वेक्टर। ये क्या हो जाते हैं हमारे पास, लाइक वेक्टर्स हो जाते हैं। अगर 180 डिग्री हो जाए तो इस तरह के वेक्टर को हम एक नाम देते हैं कि ये हमारा क्या होता है, अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर्स मतलब आप कह सकते हो कोलिनियर वेक्टर को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर जब 2 वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता हो, पैरेलल हो और 0 डिग्री के एंगल पर हो। अनलाइक वेक्टर क्या हो जाएगा, जब उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो। जैसे इसको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं बात को।
हमने वेक्टर ए ये बनाया, इसी के साथ वेक्टर बी बनाया, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का। कहा जाए कैसा वेक्टर, कोलिनियर। कोलिनियर में कैसा, लाइक वेक्टर। हमने ये एक वेक्टर बनाया, उसके साथ ये एक वेक्टर बनाया, एंगल अब भी कितना दोनों के बीच में, 0 डिग्री। कैसा वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर में क्या है, लाइक वेक्टर। हमने एक वेक्टर ये बनाया, उसके साथ एक वेक्टर ये बनाया। अब कहा जाए एंगल कितना होगा, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ पर डायरेक्शन सेम था इसलिए एंगल कितना था, 0 डिग्री। 180 डिग्री। पूछा जाए कैसा वेक्टर है, आप कहोगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर में क्या है, अनलाइक वेक्टर। ऐसे हमने यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर ये लिया, डायरेक्शन अपोजिट, एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसा वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है। कैसा है, अनलाइक है। ओके, तो ये हमारे पास कोलिनियर वेक्टर के दो पार्ट हुए, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। तो हमने समझा कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। ऐसे ही हमारा आता है कोलिनियर वेक्टर के बाद जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऐसे ने पढ़ लिया। उसके अलावा कुछ कुछ वेक्टर और आते हैं, जैसे फ्री वेक्टर हुआ, फिक्स वेक्टर हुआ, कह सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर हुआ, को इनिशियल वेक्टर हुआ, को टर्मिनल वेक्टर हुआ। इस तरह से समथिंग कुछ वेक्टर और भी आते हैं। हम ऐसे इसको ऐसे ही बता दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। जैसे हमने कह दिया फ्री वेक्टर, इस तरह का कुछ वेक्टर ऐसा नहीं है। जैसे हमने कह दिया फ्री वेक्टर क्या होता है, तो फ्री वेक्टर आप समझ जाओ। फ्री वेक्टर वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स। फ्री वेक्टर जिसकी इनिशियल पॉइंट फ्री होती हो, फिक्स ना हो, तो हम कहते हैं फ्री वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होता है। अब इनिशियल पॉइंट से आप क्या समझ रहे हो, ये देख लेते हैं। इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। कोई फ्री वेक्टर हो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो तो हम क्या कहेंगे, वो फ्री है। मतलब इनिशियली उसका फिक्स नहीं है, उसका स्टार्ट जहाँ से हो रहा फ्री नहीं है, वो क्या है, सॉरी फिक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, फ्री है। फिक्स नहीं हुआ तो फ्री हुआ, देन वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। जैसे आप समझ सकते हो फ्री वेक्टर के टर्म में हमारा हो सकता है इनिशियल पॉइंट से पहले मतलब समझ लो, इनिशियल पॉइंट से हमारा मतलब क्या होता है, टेल से होता है। जब टेल हमारी क्या होती है, फ्री होती है, देन वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। ओके, कहीं पर इधर उधर टेल हो, फ्री वेक्टर। ऐसे हम कह देते हैं फिक्स वेक्टर। ये कुछ ऐसा खास नहीं है, इजीली आप समझ सकते हो, नाम ही ऐसा दिखा रखा है फिक्स वेक्टर। अगर उसने कह दिया फिक्स वेक्टर के बाद, तो फिक्स वेक्टर क्या हुआ, जिसकी इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दी गई हो। मतलब हम जहाँ इनिशियल का मतलब आप समझिएगा टेल से होता है। जहाँ पर इनिशियल पॉइंट को हमने क्या कर दिया, इनिशियल पॉइंट को हमने कर दिया फिक्स्ड, वो क्या हो जाएगा, फिक्स वेक्टर। मतलब टेल, ये टेल को हमने क्या कर दिया है, हर वेक्टर के टेल को फिक्स कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर टेल इसका फ्री था तो वो फ्री वेक्टर था। इसी तरह से कोप्लेनर वेक्टर, जब वेक्टर एक ही प्लेन में होते हों तो कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास कुछ वेक्टर के पार्ट हुए, कुछ वेक्टर हुए, जिसको हमने समझ लिया है। अब हमको पढ़ना है वेक्टर के बाद एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इस तरह से कुछ हमको और वेक्टर पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट टर्म में शुरू करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसको हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग को शायद बोर करने लगे, इसलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर में इसको समझते हैं। हमने आज वेक्टर के कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट को समझा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।